वाइट नाइट्स, दूसरी रात। ओह, तो तुम आ ही गए। लड़की ने मुस्कुराते हुए मेरे दोनों हाथ थाम लिए। आ गया हूं। मैं पिछले 2 घंटे से यहां पर हूं। तुम्हें नहीं पता मैंने पूरा दिन कैसी बेचैनी में बिताया है। मुझे पता है, लेकिन अब असली बात करते हैं। क्या तुम जानते हो मैं आज क्यों आई हूं? बेवजह की बातें करने नहीं, जैसी कल की थी। अब हमें थोड़ा समझदारी से बर्ताव करना होगा। मैंने इसके बारे में पूरी रात सोचा। कैसे? मेरा मतलब, किस मामले में समझदारी दिखानी होगी। मैं तैयार हूं, लेकिन सच कहूं तो मेरी जिंदगी में इससे ज्यादा समझदारी भरा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, सबसे पहली बात, मैं तुमसे मेरा हाथ इतनी जोर से न दबाने की गुजारिश करती हूँ। और दूसरी बात, मुझे तुम्हें यह बताना है कि आज मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा और संदेहों में घिरी रही। अच्छा, और इसका क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि हमें फिर से सब कुछ शुरू करना होगा, क्योंकि आज मुझे यह एहसास हुआ कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। कल रात मैं किसी मासूम बच्ची की तरह बर्ताव कर रही थी। इस गलती को सुधारने के लिए मैंने तय किया है कि तुम्हारे बारे में हर बात जानूंगी। लेकिन और तो कोई है नहीं जिससे तुम्हारे बारे में पूछ सकूं, तो तुम्हें खुद ही अपने बारे में सब कुछ बताना होगा। तो बताओ ना कि तुम किस तरह के इंसान हो, और जल्दी करो, मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाओ। मैं घबरा कर बोला, "अ, मेरी कहानी? किसने कहा कि मेरी कोई कहानी है? मेरी कोई कहानी नहीं है। तो फिर अब तक तुम कैसे जिए, अगर तुम्हारी कोई कहानी नहीं?" हाँ, बिल्कुल, बिना किसी कहानी के। मैंने अपनी जिंदगी ऐसे गुजारी है जैसे जैसे कोई अकेला इंसान जीता है, एकदम अकेला। जानती हो अकेलेपन का मतलब क्या होता है? लेकिन कैसा अकेलापन? क्या तुम कभी किसी से मिलते जुलते नहीं हो? अरे नहीं, मिलता हूं, लेकिन मैं फिर भी अकेला हूं। तो फिर किसी से तुम्हारी अच्छी बातचीत नहीं होगी, है ना? असल मायने में नहीं। तो फिर तुम हो कौन? साफ साफ समझाओ। अच्छा रुको, मैं अंदाजा लगाती हूँ। शायद तुम्हारे पास भी मेरी तरह एक दादी है। पता है, मेरी दादी अंधी है और मुझे कहीं जाने नहीं देती। मैं लोगों से बात करना तक भूल चुकी हूँ। वो अक्सर अपने कपड़ों को मेरे कपड़ों के साथ गांठ लगाकर बांध देती है, ताकि मैं उनसे दूर न जा पाऊं। हम दोनों साथ बैठे रहते हैं। वो बुनाई करती हैं और मैं उनके पास बैठकर सिलाई करती हूँ, या उन्हें किताबें पढ़कर सुनाती हूँ। 2 साल हो गए। समझ लो कि मैं उन्हीं से बंधी हुई हूँ। हे भगवान, कितनी अजीब जिंदगी है। लेकिन नहीं, मेरे पास ऐसी कोई दादी नहीं है। तो फिर तुम घर पर क्यों बैठे रहती हो? सुनो, क्या तुम सच में जानना चाहती हो मैं कैसा इंसान हूं? हाँ, बिल्कुल। सच बताऊं? हाँ, बताओ। तो सुनो, मैं मैं एक नमूना हूं। नमूना? कैसा नमूना? लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी, जैसे उसे बहुत दिनों के बाद खुलकर हंसने का मौका मिला हो। तुमसे बात करना कितना मजेदार है। अच्छा देखो, यहां पर एक बेंच है, बैठो। यहां कोई नहीं आ रहा, कोई हमें नहीं सुनेगा। बैठो, अब अपनी कहानी शुरू करो। और हाँ, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मुझे पता है कि तुम्हारी कोई कहानी जरूर है, बस तुम उसे छिपा रहे हो। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, ये नमूना क्या होता है? नमूना? नमूना यानी एक प्रकार का अनोखा इंसान, एक अजीब इंसान। वो हंसने लगी, मैं भी उसकी हंसी में शामिल हो गया। ये एक विशेष चरित्र होता है।
अच्छा सुनो, क्या तुम जानती हो कि स्वप्न दृष्टा यानी ड्रीमर किसे कहते हैं? हाँ, ड्रीमर। अरे मैं खुद एक ड्रीमर हूँ। पता है, जब मैं अपनी दादी के पास बैठी रहती हूँ तो मेरे दिमाग में न जाने क्या क्या ख्याल आते रहते हैं। जैसे जैसे मैं सोचती हूँ कि मैं एक चीनी राजकुमार से शादी कर चुकी हूँ। लेकिन कभी कभी सपने देखना अच्छा होता है और कभी कभी बेहद ज़रूरी भी होता है, जब कोई अपने हालात से परेशान होकर कुछ अलग सोचना चाहे। लड़की अब थोड़ी गंभीर हो गई थी। बहुत बढ़िया। अगर तुम सपनों में एक चीनी राजकुमार से शादी कर चुकी हो तो तुम मुझे ज़रूर समझ पाओगी। अच्छा, 1 मिनट रुको, मुझे अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पता। अरे हाँ, आखिरकार तुमने मेरा नाम पूछा तो सही। हे भगवान, मुझे तो इसका ख्याल ही नहीं आया। मैं यूं ही बहुत खुश था। नास्टेंका, नास्टेंका है मेरा नाम। नास्टेंका। आगे? आगे कुछ नहीं। क्यों, इतना काफी नहीं है क्या? काफी? काफी नहीं, ये बहुत ज्यादा है। नास्टेंका, नास्टेंका। ठीक है नास्टेंका, अब इस अजीब सी कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं उसके पास बैठ गया, एक गंभीर अंदाज अपनाया और इस तरह शुरू किया जैसे कोई पांडुलिपि पढ़ रहा हूं। नास्टेंका, क्या तुम जानती हो कि इस शहर में कुछ अजीब अनजाने कोने हैं? ऐसे कोने जहां वही सूरज जो पूरे शहर पर चमकता है जैसे झांकता भी नहीं, मानो वहां कोई और ही अलग रहस्यमय सूरज अपनी रोशनी बिखेरता है, जो सब कुछ एक नई रोशनी में नहला देता है। नास्टेंका, इन कोनों में एक बिल्कुल अलग जीवन बहता है। ऐसा जीवन जो इस भीड़ भाड़, इस भागते दौड़ते संसार से बिल्कुल जुदा है। ये जीवन वास्तविक दुनिया से इतना अलग है कि लगता है कि जैसे ये किसी रहस्यमयी अनजानी भूमि का अंश हो। यहाँ की जिंदगी एक अनूठा मिश्रण है। कभी तो ये बहुत अद्भुत, स्वप्निल और आदर्शों से भरी लगती है, और कभी बेहद साधारण, बेरंग और दयनीय रूप से नीरस प्रतीत होती है। ओफो, हे भगवान, कैसी भूमिका बांध रहे हो? ये मैं क्या सुन रही हूं? नास्टेंका ने हंसते हुए कहा। नास्टेंका, सुनो, मैंने फिर कहा, और मेरी आवाज में एक अजीब सी गर्मजोशी थी। नास्टेंका, पता नहीं क्यों तुम्हारा नाम बार बार दोहराने को जी करता है। सुनो, इन कोनों में अजीब से लोग रहते हैं, सपने देखने वाले, ख्याली पुलाव पकाने वाले, ड्रीमर। अगर तुम चाहो कि मैं इसे ठीक ठीक परिभाषित करूं तो वो कोई साधारण इंसान नहीं होता, बल्कि किसी अजीब सी श्रेणी का प्राणी होता है। वो अक्सर किसी अज्ञात कोने में जा बसता है, जैसे रोशनी से बच रहा हो, और जब वो उस कोने में सिमट जाता है तो फिर वही जम जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई घोंघा अपने खोल में घुस जाता है, या कोई कछुआ जो अपने ही कवच के अंदर अपना संपूर्ण अस्तित्व समेट लेता है। नास्टेंका ने उत्सुकता से पूछा, ऐसा क्यों होता है? वो अपनी चार दीवारी से इतना क्यों जुड़ा रहता है, और हमेशा वो कोना गहरा, हरा, धुंधला, उदास और तंबाकू के धुएं से भरा क्यों होता है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि ड्रीमर को बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने ख्यालों की दुनिया प्यारी लगती है। लेकिन सुनो, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने ही सपनों में जीते हैं, जो असली दुनिया से कटे हुए, जो कभी कभी अजनबियों से मिलने पर इतने विचलित हो जाते हैं कि मानो कोई अपराध कर बैठे हो? मैंने देखा कि नास्टेंका पहले तो मेरी बातों से हैरान थी, लेकिन फिर वो मुस्कुरा दी। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, नास्टेंका, तुम जानना चाहती हो कि जब कोई दोस्त गलती से मेरे इस कोने में आ जाता है तो मैं क्यों घबरा जाता हूं, क्यों मेरी आवाज कांपने लगती है, क्यों मुझे लगने लगता है
कि मेरी गोपनीय दुनिया उजागर हो रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल जानना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज जरा आसान भाषा में समझाओ ना, इतनी साहित्यिक शैली में नहीं। नास्टेंका ने हंसते हुए कहा। मैं मुस्कुराया। नास्टेंका, मैं इसे कैसे आसान करूं? जब मैं बोलने लगता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मेरे भीतर बरसों से कोई बंद सोता अचानक फूट पड़ा हो, जैसे कोई पुराना धूल जमा हुआ ढका खजाना खुल गया हो। और यही कारण है कि जब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने शब्दों को। मेरी बातों का ये प्रवाह, ये उमड़ता हुआ सैलाब, इसे बहने दो ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, बोलो, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, नास्टेंका ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर मैंने अपने जीवन का वो हिस्सा सुनाना शुरू किया जिसे अब तक मैं बस सपनों में ही जीता आया था। पता है नास्टेंका, कोई भी जब मेरी जिंदगी में मेरा दोस्त बनकर आया तो मैं एक अजीब से दौर से गुजरने लगा। हर बार ऐसा ही हुआ कि मेरा उससे बात करना ही कठिन हो गया। कोई भी जब मेरा दोस्त बनता है तो उससे मुलाकात एक अजाब बन जाती है मेरे लिए। न मैं हंस पाता हूं, न हंसी मजाक कर पाता हूं, न ही कोई हल्की फुल्की बात कर पाता हूं। दोनों के दरमियान एक चुप्पी पसर जाती है। हर कोई मेरे साथ असहज महसूस करने लगता है और फिर मुझे छोड़कर चला जाता है, मुझसे दोबारा नहीं मिलता। वो तय कर लेता है कि वो इस अजीब से इंसान से दोबारा नहीं मिलेगा। नास्टेंका, ऐसा नहीं है कि मैं उसे खुश करने की कोशिश नहीं करता, बहुत करता हूं, लेकिन अपने तमाम प्रयासों के बावजूद बातचीत को सहज और रोचक बनाने में असफल रहता हूं। और फिर हार कर मैं अपनी अंधेरी दुनिया में वापस लौट जाता हूं और ख्यालों में गुम हो जाता हूं। मैंने अपनी बात पूरी की और फिर चुप हो गया। नास्टेंका, जो अब तक पूरे ध्यान से मेरी बात सुन रही थी, एकाएक चौंक गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें और अपना छोटा सा मुंह आश्चर्य से खोल लिया। उसने कहा, सुनो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्यों होता है तुम्हारे साथ। क्या हर बार ऐसा ही होता है और सभी के साथ ऐसा ही होता है? हाँ, बिल्कुल, मैंने पूरी गंभीरता से जवाब दिया। अच्छा, आगे सुनाओ, नास्टेंका ने उत्सुकता से कहा, क्योंकि मैं ये जानने के लिए बेचैन हूं कि आखिर ये सब खत्म कैसे होगा। मैंने आगे कहा, नास्टेंका, इस पल जबकि हमारी मुलाकात हो चुकी है, जब वर्षों की तलाश के बाद मैं तुम्हें पा सका हूं, मेरा मतलब, मैं बरसों से किसी को खोज रहा था जो मुझे सुने। अब इस पल मेरे भीतर 1000 दरवाजे खुल चुके हैं और अगर मैं अपनी बातों की नदी को बहने नहीं दूंगा तो मैं घुट जाऊंगा। अच्छी बात है, अपने दिल को हल्का करना ही चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताओ, फिर तुम दिन भर करते क्या हो? मैं बस सोचता रहता हूं, कल्पनाएं करता रहता हूं। क्या मतलब, किस बारे में? कुछ भी। जैसे मैंने कई बार ये कल्पना की है कि कोई हसीन लड़की मुझे यूं ही राह में मिल गई है और मैं उससे अपने दिल की बात कह रहा हूं। नास्टेंका, मैं कल्पना करता हूं कि मैं उससे इश्क करता हूं, बेइंतहा इश्क। हर समय उसी से जुड़ी बातें सोचता रहता हूं। यही सोचते हुए खुश होता हूं, उदासी से भर जाता हूं, कभी रोने लगता हूं और कभी खिलखिलाने लगता हूं। मैं बुरा इंसान हूं ना? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हारा ये अकेलापन एक बीमारी है। नहीं नास्टेंका, शायद नहीं। नास्टेंका, मेरी ये फितरत मेरे लिए राहत और सुकून पाने का अकेला जरिया है, कोई बीमारी नहीं है। सिर्फ इसी काल्पनिक प्यार के बारे में सोचते हो या
इस दुनिया की भी कुछ परवाह है तुम्हें? नहीं नास्टेंका, इस दुनिया में उसके लिए क्या रखा है? उस ख्वाबों में खोए हुए शख्स के लिए जो मेरी तरह इस फानी जिंदगी के लिए तड़पता नहीं। मुझे ये दुनिया बेजान लगती है, तंग दिल लगती है। ये सोचने की भी जरूरत नहीं कि कभी ऐसा वक्त आएगा जब मैं अपनी सारी हसीन तसव्वुराती दुनिया के बदले इस छोटी सी हकीकत भरी जिंदगी का बस एक दिन भी मांगूंगा। अभी अभी मैं अपनी ही दुनिया का मालिक हूं और हर घड़ी उसे अपने ख्यालों से तराश रहा हूं। नास्टेंका, ये दुनिया कितनी हसीन, कितनी नर्म, कितनी रंगीन नजर आती है, जैसे जैसे यही मेरी हकीकत हो, यही सच्चाई हो। कभी कभी तो मैं खुद भी मान बैठता हूं कि ये महज ख्वाब नहीं बल्कि मेरी असली जिंदगी है। नास्टेंका, पता है, प्यार भरी अपनी दुनिया को सोचते हुए मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कौन सा जादू है जो रूह में हलचल मचा देता है? आंखें नमी से भर जाती हैं, रुखसार पर नूर छलक उठता है और सीने में एक अजीब सुकून तारी हो जाता है। क्यों पूरी रातें एक लम्हे की तरह गुजर जाती हैं, जागते जागते किसी किसी अनजानी कशिश में डूबे हुए। और जब सुबह की हल्की गुलाबी किरणें खिड़की से झांकती हैं, तब पीटर्सबर्ग की सर्द हवा कमरे में बसी होती है। तब वो ख्वाबों का मुसाफिर थका मांदा अपने बिस्तर पर गिर जाता है और सो जाता है, एक मीठी थकान के साथ, एक अधूरी चाहत की मुराद लिए। हाँ नास्टेंका, ये सब एक ख्याल हो सकता है, मगर फिर भी दिल मान लेता है कि इसमें एक सच्ची मोहब्बत, एक सच्ची तड़प मौजूद है। देखो, मुझ में इश्क हर एहसास के साथ जिंदा है। उसकी मिठास, उसकी जलन, उसकी शिद्दत, सब कुछ है मेरे अंदर। बस बस यही मेरा जीवन है नास्टेंका। अपनी दास्तान को पूरा करके मैं खामोश हो गया, एक अजीब सी बेचारगी के साथ। मुझे लगा था कि नास्टेंका, जो अपनी मासूम आंखों से मेरी बातें सुन रही थी, अचानक से बच्चों जैसी हंसी में फूट पड़ेगी। और मैं पहले ही अफसोस करने लगा था कि मैंने दिल की सारी उलझनों को बिना वजह इस तरह बयान कर दिया। जो बातें बरसों से मेरे दिल में दब कर उबल रही थी, उन्हें मैं रोक नहीं पाया और बयान कर बैठा, बगैर ये उम्मीद किए कि कोई समझेगा। लेकिन मेरी हैरत की कोई हद न रही जब वो चुप रही। कुछ पल ठहर कर उसने हल्के से मेरा हाथ दबाया और धीमी मगर गहरी हमदर्दी से पूछा, क्या सच में तुमने अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह गुजारी है? हाँ, पूरी जिंदगी। और ऐसा लगता है कि अब ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा आखिर तक। नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने बेचैनी से कहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह से जीना ठीक नहीं? जानता हूं नास्टेंका, जानता हूं। और आज पहले से कहीं ज्यादा मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी के सबसे हसीन साल बर्बाद कर दिए। और अब जब मैं तुम्हारे पास बैठा हूं, तुमसे बातें कर रहा हूं, तो मुझे आने वाले कल के बारे में सोचना भी अजीब लग रहा है, क्योंकि उस कल में फिर से वही तन्हाई है, वही बेरंग बेकार जिंदगी। और मैं अब किस ख्वाब का सहारा लूंगा जब हकीकत में तुम्हारे पास बैठकर इतना खुश रह चुका हूं? नास्टेंका, मैं दिल से शुक्रगुजार हूं तुम्हारा कि तुमने मुझे ठुकराया नहीं, बल्कि मुझे वो कहने दिया जिसे कहने के लिए मैं बरसों से तड़प रहा था। और अब कम से कम मैं ये तो कह सकता हूं कि 2 शामें मैंने जिंदा रहते हुए गुजारी। नहीं नहीं, नास्टेंका रो पड़ी और उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगी। नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। हम इस तरह बिछड़ नहीं सकते। महज 2 शामें नहीं, 2 शामें काफी नहीं। नास्टेंका, तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझे खुद से कितना मिला दिया है। अब मैं खुद को उतना बुरा नहीं समझूंगा।
जितना कभी कभी समझने लगता था। अब शायद मैं अपने इस गुनाह और गलती पर पछतावा न करूं। हम्म, अब अब ये सब खत्म करो। अब हम दोनों साथ रहेंगे। सुनिए, मैं एक सीधी सादी लड़की हूं, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं। मुझे बहुत खुशी है कि आपने आपने अपने दिल की बात मुझसे साफ साफ कह दी। अब मैं आपको पूरी तरह जानती हूँ, आपके दिल की हर गिरह खोल चुकी हूँ। अब मैं भी आपको अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ, बिना किसी पर्दे के। फिर आपको मुझे सलाह देनी होगी। आप बहुत समझदार हैं। वादा कीजिए कि आप मुझे अच्छी सलाह देंगे। नस्टेंका, हालांकि मैंने कभी किसी को सलाह नहीं दी, और अगर दी भी हो तो अक्लमंदी वाली नहीं दी। मुझे सिर्फ अक्लमंदी वाली नहीं, बल्कि दिल से दी जाने वाली सलाह चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अपने सगे संबंधियों को देता है। कबूल है नस्टेंका, कबूल है। तो सुनिए, अब मेरी कहानी शुरू होती है। आधी कहानी तो आप पहले ही जानते हैं, यानी ये कि मेरी एक बूढ़ी दादी है। हाँ हाँ हाँ, तुमने बताया था। जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए और मैं दादी की गोद में आ गई। शायद दादी के पास कभी बहुत दौलत रही होगी, क्योंकि अब भी वो गुजरे वक्त को बहुत याद करती हैं। उन्होंने मुझे फ्रेंच सिखाई और फिर एक उस्ताद भी रखा। जब से मैं 15 साल की हुई और अब मैं 17 की हूँ, मेरी पढ़ाई बंद हो गई। पता नहीं क्यों दादी को मेरी फिक्र होने लगी। एक सुबह उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि चूंकि उनकी आंखें कमजोर हैं, इसलिए वो मेरी निगरानी नहीं कर सकती। फिर उन्होंने एक बड़ी सी पेन निकाली और मेरे कपड़े को अपने दुपट्टे से बांध दिया। तब से मैं अक्सर इसी तरह दादी से बंधी रहती थी। वैसे कभी कभी मैंने अपनी जगह अपनी काम वाली फ्योकला को दादी से बांधने की कोशिश भी की, पर दादी समझ ही जाती थी। मुझे कहीं भी जाने की इजाजत बहुत मुश्किल से मिलती थी। और हाँ, मैं ये तो बताना भूल गई कि हमारा मकान हमारा अपना है, यानी दादी का। ये एक छोटा सा लकड़ी का मकान है, 3 खिड़कियों वाला, उतना ही पुराना जितनी खुद दादी। उसके ऊपर एक छोटी सी मंजिल भी बनी हुई है। कुछ समय पहले वहां एक नया किराएदार आकर रहने लगा। अच्छा, तो क्या वहां पहले भी कोई किराएदार रहता था? मैंने यूं ही पूछा। हाँ बिल्कुल, नास्टंका ने जवाब दिया, मगर वो आपसे ज्यादा समझदार था, मतलब चुप रहने वाला। असल में तो वो हमेशा ही चुप रहता था। एक बूढ़ा, अंधा, कमजोर और बीमार इंसान था। आखिरकार वो इस दुनिया से चला गया और हमें एक नया किराएदार ढूंढना ही पड़ा। अब की बार जो किराएदार आया वो किस्मत से एक जवान आदमी था। चूंकि उसने किराए पर ज्यादा मोल भाव नहीं किया, दादी ने उसे रख लिया। मगर उसके बाद ही दादी ने मुझसे पूछा, नास्टेंका, बताओ तो, हमारा नया किराएदार कैसा दिखता है? मेरा मतलब, जवान है या बूढ़ा? मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी, तो मैंने कह दिया, दादी, वो ज्यादा जवान भी नहीं है और ज्यादा बूढ़ा भी नहीं है। अच्छा, क्या वो देखने में अच्छा है? दादी ने पूछा। अब मैं झूठ कैसे बोलती। मैंने कहा, हाँ दादी, वो देखने में अच्छा खासा है। दादी ने ठंडी आह भरते हुए कहा, ओह, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। देखो नास्टेंका, तुम उसकी तरफ ज्यादा मत देखना, समझी? कैसे जमाने आ गए हैं, किराएदार भी खूबसूरत और जवान आने लगे हैं। पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। फिर एक सुबह वो किराएदार हमारे पास आया। वो अपने कमरे की दीवारों पर नया वॉलपेपर लगवाने के वादे के बारे में पूछने आया था। बातों बातों में दादी उससे बातें करने लगी और फिर उन्होंने कहा, नास्टेंका, जरा चा मेरे कमरे से वो हिसाब की किताब ले आ। मैं झटपट उठी। जैसे ही उठी, मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। पता है क्यों? मैं भूल गई थी कि मैं दादी की साड़ी में पिन से बंधी हुई हूँ।
मुझे धीरे से पिन खोल देनी चाहिए थी ताकि किराएदार को पता न चले, मगर मैं इतनी तेजी से उछली कि दादी कुर्सी से हिल गई। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि किराएदार को ये बात मालूम पड़ गई है, मैं तो जैसे जड़ हो गई। शर्म और बेबसी से वहीं खड़ी रह गई। मेरी आंखों में आंसू उमड़ आए, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। क्या कर रही है, जाना, दादी की आवाज आई, मगर मैं तो जैसे और भी परेशान हो गई। और तब जब उस किराएदार ने मेरी इस हालत को देखा, मेरी नजरों में बहुत शर्म और घबराहट थी। वो एकदम झुककर सलाम करके चला गया। उसके बाद मुझे हर छोटी छोटी आहट पर लगता कहीं वो तो नहीं आ गया। मैं चुपके से पिन खोल देती ताकि भाग सकूं, मगर हर बार निराश होती। वो नहीं आता। पूरे 15 दिन यूं ही बीत गए। फिर अचानक फ्योकला हमारी काम वाली के हाथों एक संदेशा भिजवाया कि मेरे पास बहुत सारी फ्रेंच किताबें हैं और सब अच्छी किताबें हैं। अगर दादी चाहे तो वो मुझे पढ़ने के लिए दे सकता है। दादी बहुत खुश हुई और शुक्रिया अदा किया, मगर फिर संजीदा होकर बोली, लेकिन देखो, किताबें कोई बेहुदा तो नहीं। अगर उनमें कुछ बुरा लिखा हो तो उन्हें हाथ भी मत लगाना। मगर दादी, बुरा क्या होता है, मैंने मासूमियत से पूछा। दादी ने गहरी सांस ली और बोली, बेटी, इन किताबों में यही लिखा होता है कि कैसे जवान मर्द भोली भाली लड़कियों को फुसलाते हैं, कैसे शादी का झांसा देकर उन्हें घर से भगा ले जाते हैं और फिर अकेला छोड़कर चले जाते हैं। बेचारी उन बेवकूफ लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। क्या वाकई, मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, मैंने बहुत किताबें पढ़ी है। सब कुछ इतना मजेदार लिखा होता है कि रात भर जागकर पढ़ते रहने का दिल करता है। मगर तू ऐसी किताबें जरा भी मत पढ़ना। अच्छा बता, कौन कौन सी किताबें भेजी हैं उसने? वॉल्टर स्कॉट की नॉवेल है दादी। अच्छा, मगर देख, कहीं किसी किताबों के पन्नों के बीच या जिल्द के नीचे कोई मोहब्बत का खत तो नहीं छिपा दिया इसने? अरे नहीं दादी, कुछ भी नहीं है। चल फिर ठीक है। इसके बाद मैंने किताबें पढ़नी शुरू की। कुछ ही महीनों में आधी किताबें खत्म कर दी। फिर उसने हमें पुश्किन की किताबें भेजी और किताबों में मैं इतनी डूब गई कि अब मुझे किसी चीनी राजकुमार से शादी करने का सपना देखने की फुर्सत नहीं रही। फिर एक दिन सीढ़ियों पर मेरी मुलाकात अचानक उस किराएदार से हो गई। दादी ने मुझे किसी काम से भेजा था। वो रुका, मैंने उसे देखा, वो भी मुझे देख रहा था। हम दोनों झेप गए। फिर वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, किताबें पढ़ ली? हाँ, मैंने धीरे से कहा। कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई? इवानहो और पुश्किन सबसे ज्यादा। वो मुस्कुराया और सिर हिलाकर चला गया। एक हफ्ते के बाद फिर मेरी मुलाकात हुई। इस बार दादी ने नहीं भेजा था, मैं खुद किसी काम से निकली थी। उस वक्त दोपहर के 2 बजे थे, जब वो हमेशा घर लौटता था। वो सीढ़ियों पर दिखा, मुस्कुराया और बोला, दिन अच्छा हो तुम्हारा। मैंने भी धीरे से जवाब दिया, आपका भी। फिर वो हंसते हुए बोला, क्या दिन भर दादी के साथ बैठकर ऊब नहीं होती? उसका यह सवाल सुनकर मेरा चेहरा अचानक तमतमा गया। मुझे पता नहीं क्यों शर्म और गुस्सा दोनों एक साथ महसूस हुए। मुझे ऐसा लगा जैसे वो भी उन्हीं लोगों में से है जो मेरी कैद का मजाक उड़ाते हैं। मैं बिना जवाब दिए मुड़ने लगी, मगर जाने क्यों मेरे कदम वहीं ठिठक गए। सुनिए, वो बोला, नास्टेंका, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। माफ करना अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मगर यकीन मानो, मैं तुम्हारी भलाई उतनी ही चाहता हूं जितनी तुम्हारी दादी। अच्छा, क्या तुम्हारे कोई दोस्त नहीं जिनसे तुम मिलने जा सको? मैंने उसे बताया कि मेरे पास कोई नहीं, बस एक मशेंका थी, मगर वो भी स्को चली गई। सुनो,
उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ थिएटर चलोगी? थिएटर? आ, मगर दादी का क्या? तुम्हें बिना दादी को बताए चलना होगा। नहीं, मैं दादी से झूठ नहीं बोल सकती। अलविदा। अच्छा, अलविदा, उसने कहा और फिर कुछ नहीं बोला। लेकिन रात के खाने के बाद वो हमारे घर आया। बहुत देर तक दादी से बातें करता रहा। उनसे पूछा कि क्या वो कभी बाहर जाती हैं, कोई दोस्त रिश्तेदार है क्या, और फिर अचानक बोला, दादी, मैंने आज रात के लिए ओपेरा में एक बॉक्स बुक किया है। द बार्बर ऑफ सेविले का शो है। मेरे दोस्त आने वाले थे मगर उन्होंने मना कर दिया, तो टिकट बेकार जा रही है। दादी चहक उठी। द बार्बर ऑफ सेविले? अरे, वही जो पुराने जमाने में खेला जाता था। हाँ हाँ, वही, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा और मुझे देखा। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अरे, मुझे तो वो बहुत पसंद था, दादी ने कहा। मैंने खुद रोजीना का किरदार निभाया था। अच्छा दादी, तो फिर क्यों ना आज चले, नहीं तो टिकट व्यर्थ चला जाएगा। क्यों नहीं, जरूर चलेंगे, दादी ने उत्साह से कहा। और मेरी नास्टेंका ने तो कभी थिएटर देखा तक नहीं है। ओह, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। हम फौरन तैयार हो गए और अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और चल दिए। दादी को भले ही दिखता न था मगर वो संगीत सुनना चाहती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो मुझे खुश देखना चाहती थी। उस रात मेरे दिल में खुशी की जो लहर थी उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जब हम लौटे तो मैं गर्व से भरी थी। इतनी खुश थी कि दिल तेजी से धड़क रहा था। हल्का सा बुखार भी चढ़ गया और सारी रात मैं बस द बार्बर ऑफ सेविले के ख्वाब देखती रही। मुझे लगा कि अब वो हमें बार बार देखने आएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। वो धीरे धीरे दूर होता गया। महीने में बस एक बार आता और तब भी सिर्फ हमें थिएटर ले जाने के लिए। मैं समझ गई थी कि वो सिर्फ मुझ पर तरस खा रहा था, क्योंकि मेरी दादी मुझसे सख्ती से पेश आती थी। वक्त गुजरता गया और मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती गई। मैं बैठ नहीं सकती थी, किताबें पढ़ने का मन नहीं करता था, सिलाई तक करने का दिल नहीं करता था। कभी मैं हंस पड़ती, कभी बिना वजह दादी को नाराज कर देती और कभी अकेले में बैठ कर रोती। मैं कमजोर पड़ने लगी, बीमार सी हो गई। फिर मई का महीना आया। आज से ठीक 1 साल पहले की बात है। वो हमारे पास आया और दादी से कहा कि उसका काम पूरा हो गया है और उसे 1 साल के लिए मॉस्को लौटना होगा। यह सुनते ही मैं पत्थर जैसी हो गई। बेहोशी से कुर्सी पर गिर पड़ी। दादी ने कुछ नहीं देखा मगर मेरा दिल अंदर ही अंदर रो पड़ा। वो वहां से चला गया, मगर मैंने तय कर लिया था, उस रात जब दादी सो जाएंगी मैं उससे मिलने जाऊंगी। मैंने अपने कुछ कपड़े एक गठरी में बांधे और कांपते दिल से ऊपर उसकी कोठरी की ओर बढ़ी। जब उसने दरवाजा खोला तो मुझे देखकर हैरान रह गया। मैंने गठरी बिस्तर पर रख दी, खुद भी वहीं बैठ गई और चेहरा हाथों में छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। वो समझ गया। उसने मुझे बहुत दुख भरी निगाहों से देखा, इतनी उदासी से कि मेरा दिल चीर गया। सुनो सुनो नास्टेंका, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो हम जिएंगे कैसे? हम देर तक बातें करते रहे। मैं पागल सी हो गई थी। मैंने कहा कि मैं दादी के साथ नहीं रह सकती, मैं भाग जाऊंगी। मैं मॉस्को जाने को भी तैयार थी, बस उसके बिना नहीं रह सकती थी। प्यार, शर्म और गुरूर सब मिलकर मेरी आत्मा को झकझोर रहे थे। वो कुछ देर चुप रहा, फिर मेरे पास आया, मेरा हाथ थामा और बोला, सुनो नास्टेंका, सुनो। मैं कसम खाता हूं कि अगर मैं कभी शादी करने की हालत में हुआ तो सिर्फ तुमसे करूंगा। तुम ही मेरी खुशी हो।
लेकिन अभी ये मुमकिन नहीं। मैं मॉस्को जा रहा हूं, 1 साल के बाद लौटूंगा। अगर अगर तब भी तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़कता है तो मैं तुम्हें अपनाने आऊंगा। मैं तुम्हें किसी वादे से नहीं बांधूंगा नास्टेंका, मगर अगर तुम चाहो तो मेरा इंतजार कर सकती हो। अगली सुबह वो चला गया। हमने तय किया था कि हम दादी को कुछ नहीं बताएंगे। अब 1 साल बीत चुका है और पता है वो लौट आया है। वो 3 दिन से इस शहर में है, मगर मगर अब तक मुझसे मिलने नहीं आया। अच्छा, मैंने बेचैनी से पूछा। नास्टेंका ने कांपती हुई आवाज में कहा, 3 दिन से अब तक उसने ना मुझे कोई खबर भेजी, ना मुझसे मिलने की कोशिश की। फिर वो चुप हो गई, सिर झुका लिया और अचानक अपने हाथों में चेहरा छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियां मेरे दिल को चीर रही थी। हे भगवान नास्टेंका, क्या क्या तुम्हारे इस दर्द में मैं कुछ भी मदद नहीं कर सकता? मैं अचानक उठ खड़ा हुआ, जैसे मेरे दिल में कोई तूफान उमड़ रहा हो। बताओ ना नास्टेंका, क्या यह मुमकिन नहीं कि मैं उससे जाकर मिलूं? क्या क्या ये सच में हो सकता है? अचानक उसने सिर उठाकर पूछा। अब नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने खुद को संभालते हुए कहा। लेकिन 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 एक काम किया जा सकता है। तुम उसे एक खत भेजो। नहीं, ये नामुमकिन है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसने ठहर कर जवाब दिया, सिर झुका लिया और मेरी ओर देखा तक नहीं। कैसे नामुमकिन? इसमें क्या मुश्किल है? मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। नामुमकिन है कि मैं उसे खत लिखूं। नास्टेंका, मेरी बात मानो। खत लिखो, मुझ पर भरोसा रखो। देखो, मैं तुम्हें गलत सलाह नहीं दूंगा। सब कुछ ठीक किया जा सकता है। जब तुमने पहला कदम उठा लिया था तो फिर अब क्यों नहीं? नहीं, मैं नहीं कर सकती। ऐसा लगेगा जैसे मैं खुद को उस पर थोप रही हूं। ओहो, मेरी भोली नास्टेंका, तुम्हें पूरा हक है। असल में उसने तुमसे वादा किया था। मुझे लगता है कि वो एक बेहद संवेदनशील इंसान है। उसने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया। उसने तुमसे खुद ही कहा था कि अगर वो कभी शादी करेगा तो सिर्फ तुमसे। उसने तुम्हें पूरा अधिकार दिया था कि चाहो तो उसे उसी वक्त ठुकरा दो। ऐसे में पहला कदम उठाने का हक तुम्हें है। तुम्हें खत लिखना ही चाहिए। अच्छा अच्छा, ये बताओ खत कैसे लिखूं? अब मैं बताता हूं। डियर सर। डियर सर? अच्छा, आगे? डियर सर, मुझे माफ कीजिए मेरी बेताबी के लिए, लेकिन मैं पूरे 1 साल तक उम्मीद में जीती रही हूं। क्या मेरा कसूर है कि अब जब आप लौट आए हैं तो मैं एक दिन की भी अनिश्चितता बर्दाश्त नहीं कर सकती? शायद अब आपके विचार बदल गए। अगर ऐसा है तो ये खत सिर्फ ये कहने के लिए ही है कि मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करती। मैं आपसे शिकायत इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास आपके दिल पर कोई हक नहीं। यही मेरी तकदीर है। आप एक शरीफ इंसान हैं। आप न मेरी इन बेचैन पंक्तियों पर हंसेंगे न नाराज होंगे। याद रखिए, ये खत एक बेबस लड़की ने लिखा है जो अकेली है, जिसका कोई रहनुमा नहीं और जिसका दिल हमेशा उसकी अक्ल पर हावी रहा है। लेकिन बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए कि मेरे दिल में एक पल के लिए भी शंका आ गई। आप उस इंसान को तकलीफ नहीं दे सकते जिसने आपसे बेइंतहा मोहब्बत की है और अब भी करती है। कैसा लगा? हाँ, हाँ, यही तो मैं सोच रही थी।
नास्टेंका खुशी से चहकी। उसकी आंखें चमक उठी। ओह, तुमने मेरी मुश्किल हल कर दी, जैसे खुदा ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा हो। शुक्रिया, शुक्रिया। नास्टेंका, कुछ लोग इस दुनिया में साथ होने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, और मैं तुम्हारा शुक्रिया इसलिए अदा करता हूं कि तुमसे मिल सका। तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। अच्छा, बस बस, अब मेरी बात सुनो। उसने और मैंने पहले तय किया था कि जैसे ही वो लौटेगा मुझे खबर करेगा, कुछ जानकार लोगों के जरिए जो हमारी कहानी से अनजान है। अगर खत भेजना मुमकिन नहीं हुआ तो वो उसी रात 10 बजे यहाँ आएगा जहां हमने मिलने का वादा किया था। मुझे पता है कि वो लौट आया है, लेकिन आज 3 दिन हो गए हैं और उसकी कोई खबर नहीं, कोई खत नहीं। मैं सुबह अपनी दादी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तुम कल सुबह मेरा खत उन जानकार लोगों तक पहुंचा देना, तो वो उसे पहुंचा देंगे। अगर जवाब आया तो कल रात 10 बजे तक मुझे ला देना। हाँ हाँ नास्टेंका, लेकिन खत पहले लिखना तो होगा। खत? ये लो। नास्टेंका थोड़ी हिचकिचाई और फिर बिना कुछ कहे उसने धीमे से मेरी हथेली में एक लिफाफा रख दिया जो पहले से लिखा और मुहर बंद था। ये देखकर मैंने हल्के हल्के गुनगुनाना शुरू कर दिया। रोजीना, रोजीना। हम दोनों एक साथ गाने लगे। मैं खुशी से उसे लगभग गले ही लगाने वाला था कि वो शर्म से लाल पड़ गई और उसकी पलकों पर मोतियों जैसे आंसू झिलमिला उठे। बस 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 बस, बहुत हुआ। अलविदा। ये रहा खत, ये रहा पता जहां इसे पहुंचाना है। अच्छा, कल मिलते हैं। उसने मेरे हाथों को गर्मजोशी से दबाया, सिर हिलाया और फिर हवा की तरह तेजी से अपनी गली में गायब हो गई। मैं वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। कल मिलते हैं, ये शब्द मेरे कानों में तब तक गूंजते रहे जब तक वो पूरी तरह मेरी नजरों से ओझल न हो गए।